हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आज मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी जीडी 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में आते रहे हैं और आते रहेंगे इस बार भी। तो चलिए देखते हैं कैसे उन क्वेश्चनों को मात्र 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी 2023 का मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपए है। देखिए, इस तरह को क्वेश्चन को करने के लिए जहां पर दिया, पहले तो दिया हो कि वो 40% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है, और उसके बाद भी वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो एक रिलेशन होता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो जैसे कि हमें डिस्काउंट कितने का दिया है, 40 का, तो 100 में से आप 40 घटाएंगे और प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 20% का। तो ऐसे करेंगे, तो 100 में से जो 40 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 120। दोनों तरफ परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, जीरो से कट जाएगी जीरो। तो जो रेशो आ गया वो कितने का आ गया, 6:12 आ गया। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, 24। इसका मतलब हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना आया है, 12। तो यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 2400 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 कम 12, 12 दूनी 24, 200। एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए आ गई। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितने यूनिट आई थी, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट में हम किस चीज की गुना कर देंगे, एक यूनिट का जो मान आया है यानी कि 200। तो आपका आंसर हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य कितना रहा था, 1200 रुपए। देखिए, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप हमसे पढ़े हो तो हम ये चीजें पहले ही बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये दोनों की दोनों चीज में ये रिलेशन आता कैसे है। लेकिन अभी हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको इस डिटेल में नहीं बता सकते। अगर आपको जानना है डिटेल में तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी जीडी का चला हुआ है, एक तो ककरौली में ब्रांच है और एक बेहड़ा सादात में, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। आप हमें इस नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं अगर आप आसपास से हैं तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को किया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, बात करते हैं इस अगले क्वेश्चन की जो एसएससी जीडी 2023 में आया था आपके एग्जाम में, और आगे भी इस बार आने की पूरी संभावना है। तो कैसे 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले वीडियो को रोककर क्वेश्चन पढ़ें। एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करें। देखिए, जब कभी भी आपसे औसत गति पूछी जाए, औसत गति का एक फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं एवरेज स्पीड। तो औसत गति और यानी एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2 × S1 गुना S2 बटे S1 प्लस S2। बस इसमें आपको मान रखना है पहली स्पीड, S1 का मतलब है पहली स्पीड, जो कि आपकी दी थी 64 और दूसरी आपकी दी थी 16 बटे 64 प्लस 16। तो अगर आप देखें तो 2 × 64 गुना 16 बटे 80, 16 से 80 5 बार कट जाता है और आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128/5। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 छिका 30। तो 25.6 की औसत स्पीड उसकी आ जाएगी। 25, सॉरी, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, 25.6 की उसकी औसत स्पीड हो जाएगी। तो जल्दी से बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसा आपको ये क्वेश्चन लगा। मात्र 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और मैं तो कहता हूं कि आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको ये फॉर्मूला याद है तो एक लाइन ये आपको एक्स्ट्रा लिखनी क्यों है, आप डायरेक्ट इसके मान रखिए और डायरेक्ट मान रख के फटाफट से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है कि 5 जो महिलाएं हैं, वुमेन जो हैं, वो 8 दिन में कार्य को कर सकती हैं
और क्या दे रखा है कि 8 जो बच्चे हैं वो कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 जो चिल्ड्रन हैं वो कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो हम कार्य को ऐसा मान लेते हैं जो 8 और 10 से कट जाए, तो हम मान लेते हैं 80 कार्य था टोटल। तो ये 80 काम करने में महिलाएं तो कितने दिन का समय ले रही थी, 8, और 80 कार्य को करने के लिए बच्चे कितने दिन का समय ले रहे थे, 10। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, समता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। ठीक है जी, 80 कार्य था, महिलाएं 8 दिन में कर रही थी, तो महिलाएं एक दिन में कितना काम कर रही होंगी, 10। इसी तरीके से 80 कार्य को करने में बच्चों ने 10 दिन का समय लिया, तो बच्चों ने एक दिन में कितना काम किया, 8। बच्चों की क्षमता आ गई 8। ये 10 क्षमता जो आई है ये महिलाओं की आई है, और ये 8 जो क्षमता आई है एक दिन की वो किसकी आई है, बच्चों की। लेकिन महिलाएं कितनी थी, एक महिला तो नहीं थी, 5 महिलाएं एक साथ काम कर रही थी, तो 5 महिलाओं की क्षमता एक दिन की कितनी है, 10। ऐसे ही बच्चे भी कितने थे, 8, तो 8 बच्चों की क्षमता कितनी है, 8। तो हम निकाल देते हैं 5 बच्चों की क्षमता कितनी, 5 वो औरतों की जो क्षमता है एक दिन की वो कितनी है, 10। तो ऐसे ही एक औरत की क्षमता कितनी आएगी निकल के, एक दिन की 2, यानी कि एक औरत एक दिन में 2 काम करती है। ऐसे ही 8 बच्चे जो हैं वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8। तो एक बच्चे का एक दिन का काम कितना आएगा निकल के, 1। 8 से 8 कट जाएगा, तो एक दिन एक बच्चे की क्षमता आ गई 1। तो हमसे पूछा है कि 2 महिलाएं, 2 औरतें प्लस 4 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले 2 औरतें और 4 बच्चों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। देखिए 2 औरतें हैं, एक औरत की क्षमता कितनी निकाली हमने, 2, तो 2 औरतों की होगी 2 गुना 2। ऐसे ही 4 बच्चे थे और प्रत्येक बच्चे का एक दिन का काम कितना था, 1, तो इनकी जो क्षमता निकल के आ गई 4 + 4 8, यानी कि 2 बच्चे और 8, 2 औरतें और 4 बच्चे कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, 8 काम कर सकते हैं। ये इनकी क्षमता आ गई निकल के। तो पूछा है बताइए 2 महिलाएं 4 बच्चे पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। तो वही फॉर्मूला आ जाता है क्या, कि समय बराबर कार्य बटे क्षमता। अब कार्य कितना कराना है इनसे, 80, और 2 औरतों की और 4 बच्चों की क्षमता कितनी आई है, 8, तो कितने दिन में काम होगा, 10 दिन में। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे, 10 दिन में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन डिटेल में बना के सिखाया है। वैसे आप इसको, अगर आपको सारी चीजें आ गई होंगी तो आप इसमें बहुत सारी चीजें बिना लिखे काम चला सकते हैं। जैसे कि मुझे ये समझाने की जरूरत आपको इसलिए पड़ी ताकि कुछ बच्चों को पता ना हो, इसलिए बताया। लेकिन अगर आपको पता है तो आपको ये वाली चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाली चीज इतनी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे 8, और ये फॉर्मूला यहाँ भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आप बहुत सारी चीजें एग्जाम में स्किप कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको क्वेश्चन करना होता है और किसी को समझाना नहीं है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2023 का ही क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। जो लोग ये कहते हैं कि एडवांस मैथ के क्वेश्चन नहीं आते तो उनके लिए ये है कि 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बेलन का जो क्वेश्चन है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है। एक लंबवर्तीय बेलन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी हुई है और इसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग पूछा है, यानी कि इसके टोटल पूछा है दोनों के दोनों का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर दूं, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कुल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का होता है वो होता है 2πr(h) प्लस के 2πr(h) प्लस के r, यही होता है। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या है, 2πr, ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचा h और अंदर क्या बच गया, h प्लस r। तो मैं कह सकता हूं 2πr 2h प्लस r हो गया ये, ठीक है। देखिए ये आप इस तरीके से नहीं करते, आप पहले ये निकालते हैं फिर ये निकालते हैं फिर दोनों को ऐड करते हैं। मैं आपको करने का दूसरा तरीका बता रहा हूं। तो मान रखिएगा 2 गुना पाई का मान है 22/7, आर का मान क्या है, देखिए व्यास दिया हुआ है,
व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहां आर का मान होगा 7। ऐसी ऊंचाई 2 है और ये 7 है, तो सबके मान हमने रख दिए। ऊंचाई कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, एच की जगह हमने 2 रख दिया। देखिए 7 से कटा 7, 22 दूनी हो गया 44 और ये हो गया, ये प्लस का निशान था यहाँ, 2 दूनी 4 और 7 11, यानी कि 44 और 11 की गुना करनी है, आ जाएगा 484 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं तो हम 11 का मल्टीपल भी तो देख सकते थे, बिल्कुल देख सकते थे, लेकिन आपके ऑप्शन देखिए, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है। जब सारी चीजें 11 का मल्टीपल है तो आप 11 का मल्टीपल आंसर कैसे कर सकते थे? तो इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में बटे में से बटे नंबर ला सकते हैं और मैथ में बटे में से बटे नंबर लाए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जीडी 2030 में आया था। आपसे क्या पूछा है, इसका चतुर्थ अनुपाती पूछा है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जुकातू आया हुआ था, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आया हुआ था। तो जानिए कभी भी कैसे करते हैं। देखिए अगर आपको 3 संख्याएं दी हुई है ए बी सी और आपसे डी पूछा है, ए बी सी दिए हुए हैं और डी पूछा है, डी क्या होता है चतुर्थ अनुपाती होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो आपको सिंपल क्या करना होता है, अंदर अंदर वाले की गुना और बाहर बाहर वाले की गुना। रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। तो बाहर बाहर वाले गुना करेंगे, ए गुना डी हो जाएगा और बी गुना सी हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या था, आपको डी निकालना था, तो डी बराबर हो जाएगा बी गुना सी बटे ए। बहुत लोग वो बता देते हैं अगर आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या करो, इन दोनों की बाद वालों की गुना करो, इसको बटे में कर दो, लेकिन होता ऐसे है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका चतुर्थ अनुपात जो निकल के आएगा, बी का मान कितना है √8 और सी का मान कितना है √21 अपॉन कितना आ जाएगा √6। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इस 8 को ऐसे लिख सकते हैं √4 गुना √2 और इसको ऐसे लिख सकते हैं √7 गुना √3। तो √6 को लिख सकते हैं √3 गुना √2। इस तरीके से लिखा जा सकता है। √3 से कट जाएगा √3, √2 से कट जाएगा √2 और आप सब जानते हैं √4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और क्या बचा हुआ है √7। तो आपका आंसर आ जाएगा 2√7। यही आपका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, आपको मजा आया होगा क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्या है, एक शहर में भालुओं की जो संख्या है हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। जो पॉपुलेशन है भालुओं की वो हर वर्ष कितनी बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है एनुअली। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि क्या किया गया है, आज की जनसंख्या दे दी और आज से 2 साल पहले की आपसे जनसंख्या पूछ ली गई है और हर साल कितनी बढ़ी है 3% बढ़ी है। अब हमें नहीं पता कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो आप कुछ भी मान लीजिए 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी x थी और हर साल कितनी बढ़ रही थी 3%। तो 2 साल में कितनी बढ़ी होगी, पहले साल जो बढ़ी होगी वो 3% बढ़ी होगी। 3% की फ्रैक्शन होती है 3/10, तो 3 से कितनी हो गई होगी 13/10। तो पहले साल हुई होगी 13/10 और 2 साल की बात है तो दूसरे साल भी हुई होगी 13/10 और 2 साल बाद यानी कि आज इसकी जनसंख्या कितनी दी हुई है 21,218। आपको 2 साल पहले वाली निकालनी है, यानी कि x का मान निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा 21,218 गुना, ये इधर जाकर क्या हो जाएंगे, बराबर से परे जाके ये उल्टे हो जाएंगे, यानी कि 10/13 गुना 10/13। अब देखिए एक तरीका तो ये है, पहले 13 से आप इसे काटें फिर 13 से आप इसे काटें, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ऑप्शन पे नजर मार लिया आपने, ये देखिए कितना है 3 3 जा 9, बाद में क्या आएगा 9। अब इस 9 में मैं किस चीज की गुना करूं कि 8 आ जाए, इस 9 में किस चीज की गुना करूं के बाद में क्या आ जाए 8, तो आप कहोगे 9 में 2 की गुना करते ही क्या हो जाएगा 18 और 18 के बाद में क्या आता है 8। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा उसमें क्या होना चाहिए, सबसे बाद में 2 होना चाहिए। तो देखिए यहां कहीं 2 है, नहीं है, ये गलत, यहां भी कहीं 2 नहीं है, यहां भी कहीं 2 नहीं है, एक ऑप्शन में है, यही आंसर आपका सही। ये ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी ही चीज आपको हर बार मिलेगी,
क्योंकि आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ था, पॉइंटों में आंसर नहीं था और ना ही आंसर लगभग में था, इसलिए ये वाली ट्रिक मेरी काम कर गई, अन्यथा आपकी ये वाली ट्रिक काम नहीं करती। तो चलिए, और भी तरीके होते हैं, डिजिटल सम से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, कभी हम बताएंगे आपको डिजिटल सम भी अपनी क्लास में, डिजिटल सम क्या होता है। आप मुझे कमेंट करें अगर आपको डिजिटल सम पढ़ना है, तो पूरा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, डिजिटल सम क्या होता है। तो डिजिटल सम में हम सिंपल क्या करते हैं, डिजिटों का सम कर देते हैं, जैसे कि इनको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 1 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा इसका डिजिटल सम ऊपर, और नीचे हो जाएगा 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 चौक 16, 16 का मतलब होता है 7, ठीक है ना। अब ऊपर नीचे कहीं से गुना करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 28, 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और इसको जोड़ेंगे तो 2, तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसका कितना है 8 और 1 9, इसका कितना है 9 और 1 10 का 1, इसका कितना है 8 और 1 9, और 9 और 5 कितने हो गए, 9 और 5 कितने हो जाते हैं आपके 14, 14 का हो जाएगा 5, और इसका 2 है, तो आंसर आपका डिजिटल सम से भी कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। देखिए पूरे डीप कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन को आसान कराते हैं, आपको बात 13 से भाग देने में और दोबारा 13 से भाग देने में टाइम लग सकता है, इसलिए कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने जो पहला तरीका इस्तेमाल किया था वो यूनिट डिजिट का किया था, यूनिट डिजिट से हम निकाल सकते हैं। 3 3 जा कितने होते हैं 9, 9 में किस संख्या की गुना करूं कि 8 आ जाए, तो आपने कहा 2 की, तो मैंने देखा 2 किस में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया ये 20,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। जब कभी भी आपसे पूछा जाए वर्तमान जनसंख्या देके आपसे पिछले 2 साल या 3 साल की जनसंख्या पूछी जाए, तो आपको सिंपल क्या करना होता है, सबसे पहले आप वर्तमान जनसंख्या लिखें 21,218, फिर देखें जनसंख्या हर साल कितनी बढ़ रही थी 3%, 3% की जो फ्रैक्शन होती है बढ़ने के बाद वो हो जाती है 13/10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले जाना है, कब जाना है, वापस जाना है, 2 साल वापस जाना है, तो हम इसको उल्टा करके गुना कर देंगे, तो हम कर देंगे 10/13 से गुना। अब चूंकि बात 2 साल की है तो इसकी 2 बार गुना करेंगे 10/13, अगर 3 साल की बात होती तो 3 बार कर देते, तो आपको एक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 लाइन में हो जाएगा, इसके लिए आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, फर्क बस इतना होगा। तो था क्या क्वेश्चन है ये इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, परसेंटेज में आपका पूछा जाता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले वीडियो को रोककर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति की जो इनकम है, आय है, वो 95,000 रुपए है, और उसका खर्च जो है, व्यय जो है वो 75,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी। इनकम में उसकी 18% का इंक्रीमेंट और एक्सपेंडिचर में 12% का इंक्रीमेंट हो गया, और फिर पूछा है कि बताइए उसके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनमें कितने परसेंट की इंक्रीमेंट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं इनकम, फिर उसका एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग। देखिए इनकम जो दी हुई है उसकी उसकी कितनी दी हुई है 95,000, और उसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 75,000। सबसे पहले इसको आसान कर लेते हैं, 3 जीरो से कटी 3 जीरो, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 15 बार, और ये कितनी बार कटेगा 19 बार, तो ये 19:15 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं आसान करने के लिए कैलकुलेशन 1900, और इसको लिख लेते हैं 1500। 1900 तो उसकी इनकम मान लेते हैं, खर्च मान लेते हैं 1500, तो सेविंग कितनी होगी, उसकी बचत जो होगी वो होगी 400। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज निकालने में। ठीक है, तो हम अपने अनुसार उसको आसान कर सकते हैं। अगर आप 95,000 पे 18% का इंक्रीमेंट करते तो वृद्धि जो करते तो वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता, इसलिए हमने इसको आसान कर लिया। अब हमें 1900 पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आय में 18%, इसमें 18% की वृद्धि कर देते हैं। तो जब आप निकालेंगे 1900 का 18%, 18/100, तो आपकी जो गुना करेंगे, तो 1900 की जब गुना करेंगे तो 190, और ये आपका आ जाएगा 90, सॉरी 80 और 72, तो ये आपका आ जाएगा 342 आ जाएगा इसका आपका। और जब आप 1500 पे क्या करेंगे 12% की वृद्धि करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 150, और 15 दूनी 30, यानी कि 180।
जब हम 342 में से 180 घटाएंगे, देखिए यहां पर तो कितने की वृद्धि हुई, इनकम कितनी बढ़ी उसकी 342, और उसका खर्च कितना बढ़ गया, 12% की वृद्धि होने के बाद खर्च में कितने की वृद्धि हुई, 180 की। उसकी इनकम कितनी बढ़ी, 342 रुपए बढ़ी, और उसका खर्च कितना बढ़ा, 180। तो अगर बढ़ी हुई इनकम में से मैं उसका बढ़ा हुआ खर्च निकाल दूं तो उसकी बढ़ी हुई सेविंग निकल के आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बिल्कुल। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ी, 162। भाई उस इंसान की टोटल इनकम जो थी, आय थी, वो 342 रुपए बढ़ी, लेकिन आय तो बढ़ी, उसका खर्च भी बढ़ गया। खर्च कितना बढ़ा, 180। तो बढ़ी हुई आय में से बढ़ा हुआ खर्चा मैंने निकाल दिया, तो उसकी सेविंग कितनी बची, 162। 342 रुपए में से 162 रुपए अब भी वो बचा रहा है, जब वो 180 रुपए और ज्यादा खर्च करने लगा। तो कितने रुपए बचाए उसने, 162 रुपए बचाए। और हमें क्या निकालना था, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। तो बचत हुई कितनी, 162 की, और वृद्धि चेक करने के लिए बटे में क्या लगाएंगे, पुरानी बचत। पुरानी बचत कितनी थी, 400। परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100, परसेंटेज का निशान, 2 जीरो से कटी 2 जीरो, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक 16, जीरो 4 पंजे 20, 40.5% आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कैसी आपको ये वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।